स्वागत है आप सबका फिर से सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो उस क्रम में मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यह है मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा पार्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है जनजाति विद्रोह। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ था, उसके नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्ध मुर्मू थे। इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 1829 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व तिरोत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था, वह कहाँ पर हुआ था या फिर किस क्षेत्र में हुआ था? तो मोपला विद्रोह का क्षेत्र मालाबार क्षेत्र था। अगला प्रश्न है सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल कहाँ था? तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है मुंडा बगावत का नेता कौन था? तो मुंडा बगावत का नेता बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? मतलब बिरसा मुंडा ने कहाँ पर विद्रोह किया था? तो वह रांची के क्षेत्र में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था, किस क्षेत्र के लोगों से? तो कोली विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, किस क्षेत्र में? तो वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध केरल के क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ मणिपुर राज्य में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है सन्यासी विद्रोह भड़का था कहाँ पे? तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि सन्यासी विद्रोह बंगाल क्षेत्र में भड़का था या फिर हुआ था। अगला प्रश्न है अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, किस क्षेत्र के थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश क्षेत्र के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारा अगला प्रश्न है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह कब हुआ था? तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में जो कोया विद्रोह था वह 1879 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है रानी गाइदिनल्यू किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो रानी गाइदिनल्यू हेराका आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 1920 ईस्वी के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरीला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। वह आंदोलन कौन सा था? वह था गुडेम आंदोलन। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो चलिए अब हम कुछ प्रमुख विद्रोह और उनके टाइम पीरियड को जानते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर चेरो विद्रोह की बात की जाए तो चेरो विद्रोह 1770 से 71 ईस्वी के बीच में हुआ था। बात करें कुकी आंदोलन या फिर कुका आंदोलन की, तो यह आंदोलन 1826 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी के बीच में हुआ था। बात करें कोल विद्रोह की, तो कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1839 ईस्वी के बीच में हुआ था। वहीं संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह की बात करें तो पावना विद्रोह 1873 से लेकर 1885 ईस्वी के बीच में हुआ था। वहीं एका विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ था और संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। बात करें ताना भगत आंदोलन की, तो ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। अब हम प्रारंभिक नागरिक और कृषक विद्रोहों की चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश राज में कौन से नागरिक विद्रोह और किसान विद्रोह हुए थे। यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो बात करें भारत में मजदूर आंदोलनों को, तो इनको संगठित करने का श्रेय नारायण मेधजी लोखंडे को दिया जाता है। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोह का क्या अर्थ है? तो संथाल विद्रोह के अर्थ में दामिन एक कोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उसके पास की जमीन को दामिन एक कोह कहा जाता था। अगला प्रश्न है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के
महासचिव के रूप में चुना गया था? किसको चुना गया था? तो NG रंगा को लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह क्षेत्र कौन सा था? तो वह क्षेत्र मालवा था, जहाँ के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो बात करें गडकरी विद्रोह का, तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। अगला प्रश्न है 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था वह मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन जो कि यूपी या फिर संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? तो देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह हुआ था किस क्षेत्र में? तो मोपला विद्रोह का क्षेत्र मालाबार क्षेत्र था। अच्छा, मालाबार क्या होता है? यह भारत है और भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है, और बात करें पूर्वी तट को तो इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 1921 से 22 ईस्वी में केरल के मालाबार तट समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो जो केरल के मालाबार तट पर विद्रोह हुआ था उसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था कौन सा क्षेत्र? तो कूका आंदोलन से पंजाब क्षेत्र प्रभावित हुआ था, अर्थात कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? बात करें प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का, तो उसका गठन लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है 1880 के दौरान मलकानगिरी में, जो कि वर्तमान ओडिशा में स्थित है, कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मलकानगिरी के कोया विद्रोह का नेतृत्व तमडोरा ने किया था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पाथरू घाट विद्रोह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पाथरू घाट विद्रोह जो है वह किसानों के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे, कौन था? वे थे कित्तूर चेन्नम्मा। कित्तूर चेन्नम्मा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1824 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किसान के संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो बाबा रामचंद्र ने अवध क्षेत्र में मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, किसमें लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया था, और बारदोली सत्याग्रह क्या था? एक किसान विद्रोह था। अगला प्रश्न है वायकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 25 ईस्वी के बीच में हुआ था, उसको कहाँ चलाया गया था या फिर किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो जो वायकोम सत्याग्रह था वह केरल क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है खुर्दा विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो खुर्दा विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1879 से 80 के बीच में हुआ। बात करें पाबना किसान विद्रोह की, तो पाबना किसान विद्रोह 1873 से लेकर 1876 के ईस्वी में 1876 ईस्वी के बीच हुआ। ये सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं और ये पूछी भी गई हैं। हम इस वीडियो श्रृंखला में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERT के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इस सीरीज़ में उन प्रश्नों का भी समावेश कर रहे हैं जो
बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं या फिर पूछी जा सकती हैं। और हमारा यह वीडियो लेक्चर वन लाइनर फॉर्म में होगा, तो इसी वजह से किसी भी पॉइंट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखना है तो आप हमारी कंप्लीट वीडियो सीरीज से जुड़ सकते हैं। फिलहाल में अगर बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ वहाँ पे चल रही है। अगर कुछ प्रमुख विद्रोह और उनके टाइम पीरियड की बात करें तो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था वह 1859 ईस्वी से लेकर 60 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगर जयंतिया विद्रोह की बात करें तो जयंतिया विद्रोह 1860 से लेकर 63 ईस्वी के बीच में हुआ था। बात करें तेभागा आंदोलन की तो वह 1946 से 47 ईस्वी के बीच में हुआ था। और मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। वहीं बंगाल नील विद्रोह जो था वह 1859 ईस्वी से लेकर 60 ईस्वी के बीच में हुआ था। अब हम भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित सारे प्रमुख पॉइंट्स या तथ्यों को एक एक करके जानेंगे, क्योंकि यह टॉपिक जो है वह किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रश्न है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 ईस्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो कि 1929 ईस्वी में पारित हुआ था उसको शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1851 ईस्वी में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो राफ्त गुफ्तार नामक जो पत्रिका थी वह पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की गई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बता दें कि नारायण गुरु का जन्म केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? तो सैयद अहमद बरेलवी वहाबी मुस्लिम आंदोलन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले संबंधित थी, किससे थी? तो ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थी। हमारा अगला प्रश्न है, एक अखिल भारतीय इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन किस आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था? तो बात करें तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन की तो यह आंदोलन देवबंद आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है 26 जुलाई 1856 ईस्वी को लागू हुआ और जिसे पारित किया गया था, किसके द्वारा पारित किया गया था? तो वह लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जिसका अन्य नाम अधिनियम 15/1856 भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1991 ईस्वी में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था? 1991 ईस्वी में BM मालाबारी के प्रयासों से जब सहमति की उम्र या फिर इसको एज ऑफ कंसेंट भी कहते हैं, यह अधिनियम पारित हुआ तो उस समय 12 वर्ष से कम आयु के बालिकों का विवाह प्रतिबंधित था। अगला प्रश्न है, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों में क्या घोषित किया गया था? तो 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों में कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 ईस्वी में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और अगर बात करें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ, यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से नाम जुड़ा है, किसका नाम जुड़ा है? तो 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो वह शहर था बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई या फिर बॉम्बे में पहली बार 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा?
तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया? तो वह सभा थी आत्मीय सभा, जो कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई थी, और इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, और यह स्थापना किसने की थी? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व धर्म संसद जो कि 1893 ईस्वी में आयोजित किया गया था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो यह विश्व धर्म संसद कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो यह विश्व धर्म संसद 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, वह समाज सुधारक और राजनेता जिनको प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था, वह कौन थे? तो वह थे भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, 1889 ईस्वी में किसने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें अपने परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था? तो मुक्ति मिशन की स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा की गई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो वे थे ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज या फिर सत्य की खोज करने वाले समाज की खोज की थी। अगला प्रश्न है, किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो वह व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक कौन थी? तो वह महिला थी एनी बेसेंट, जो कि ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक भी थी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, उसकी स्थापना 1867 ईस्वी में किसके द्वारा मुंबई में की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सुधार आंदोलन जो वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ, वह कौन सा था? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का प्रतिषेध या फिर सती प्रथा पर रोक का अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए कब हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो वह व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 ईस्वी में कोलकाता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वे थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वह व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद।
अगला प्रश्न है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापना की गई थी, किसकी? तो बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक कौन थे? तो वे व्यक्ति थे महादेव गोविंद रनाडे, जो कि प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय 1921 ईस्वी से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो लाला लाजपत राय सर्वेंट ऑफ द। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया? तो वह व्यक्ति थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, 1896 ईस्वी में महर्षि धोधो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे? तो उन्होंने इस आश्रम की स्थापना पूना में की थी। और वह व्यक्ति कौन थे? तो वह धोधो केशव कर्वे थे, जिन्होंने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए कब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 ईस्वी में महिला सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो महिला सेवा मंडल की स्थापना सावित्रीबाई फूले ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक का नाम क्या था? तो अभी हमने पढ़ा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक का नाम क्या था? सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वह था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो वह व्यक्ति थे BR अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, एक सुधार संघ की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म सभा या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की विदुषी थी? तो पंडिता रामाबाई सरस्वती संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी।
हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, कब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो 1897 ईस्वी में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का नाम अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1853 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था वह 1829 ईस्वी में पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध, ऐसा किसने किया था? इन सब प्रतिबंधों के विरुद्ध अनुष्ठानों का प्रचार किसने किया था? तो वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो 1924 में जो केरल के त्रावणकोर में चलाया गया आंदोलन था वह था वायाकोम सत्याग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष थे। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, किसने किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है? तो महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे को कहा गया है। अगला प्रश्न है, वह समाज सुधारक जिसने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था वह कौन था? तो 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध करने वाला समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो दलित वर्गों का संघ जो है वह डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक महादेव गोविंद रनाडे या फिर MG रनाडे थे। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? तो 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ, किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वह पटना था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्रमशः क्या निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो DK कर्वे का नाम स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु
अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है वह कौन सा है? तो बहावी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूल और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। तो डीएवी में ए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएवी में ए का मतलब होता है एंग्लो। अगर डीएवी के फुल फॉर्म की बात करें तो डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो यहाँ से किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। डी का होता है फुल फॉर्म दयानंद, ए का एंग्लो और वी का वैदिक। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? तो लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। अगला प्रश्न है, सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी, कौन सी वह संस्था थी जो वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? तो वह थी आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने बताया कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग से जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो वह किससे जुड़े थे? वह परमहंस मंडली से जुड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, शिकागो जो कि यूएसए में स्थित है, तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था। तो शिकागो का यह धर्म संसद कब हुआ था? तो शिकागो का यह धर्म संसद 1893 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और इन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण परमहंस नामक संस्था की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावट्स्की जो थे वो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, 1863 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा 1863 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मद्रास का वेद समाज किससे प्रेरित था? तो मद्रास का वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। अगला प्रश्न है, ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैवम मनुष्यानु, अर्थात मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है। इस विचारधारा की वकालत किसने की थी? तो इस विचारधारा की वकालत नारायण गुरु ने की थी। नारायण गुरु के हिसाब से मानव जाति के लिए एक ही धर्म, एक ही जाति और एक ही ईश्वर है। अगला प्रश्न है, आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज के सुधारवादी नेता थे। अगला प्रश्न है, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। कौन था जो भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता था अर्थात उसको बढ़ावा देता था? तो वो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा? तो 1927 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह संघ
1861 के संस्थापक कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक महादेव गोविंद रननाडे थे। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने कब सत्य शोधक समाज या फिर सत्य साधक समाज ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सन 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने आत्मा रंग पांडुरंग को कहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता दी? तो केशव चंद्र सेन ने आत्मा रंग पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता दी थी। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालिक गवर्नर कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई? तो जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था, कब किया गया था? तो भारतीय सुधार संघ का निर्माण 1870 ईस्वी में किया गया था। अब हम चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख संस्था और उनके संस्थापकों के नाम। अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। वहीं सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। अगर भारत धर्म महामंडलम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हरिद्वार में हुई थी। अगर देव समाज की बात करें तो देव समाज की स्थापना लाहौर में की गई थी और वहीं सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में की गई थी। चलिए अब हम आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस विकास से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जिससे कि किसी भी एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना या फिर बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? तो वर्धा योजना या फिर बुनियादी शिक्षा को महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। वह कब की गई थी? तो भारत में सैडलर आयोग की नियुक्ति 1917 ईस्वी में की गई थी। और सैडलर आयोग किस लिए नियुक्त किया गया था? तो सैडलर आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ देहरादून में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था, किसने दिया था? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे था? तो हंटर आयोग का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? तो वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने किसको सौंप दिया? तो एनी बेसेंट ने जो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी उसे बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया और इसी को मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू में या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में 1784 ईस्वी में
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य था प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना? तो लॉर्ड लिटन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो अगला प्रश्न है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, जिसको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है, किसने पेश की थी? तो वह लॉर्ड लिटन ने की थी। वहीं पूछा जाए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो वह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ध्यान देना है कि यहाँ पे रिपन होगा और यहाँ पे क्या है, लिटन है। अगला प्रश्न है, 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन सा कॉलेज शुरू किया? तो जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज को खोला गया। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो वह थे डेविड हेयर, जिन्होंने राजा राम मोहन राय की आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में मदद की थी। अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो वुड का आदेश शिक्षा से संबंधित था, जिसे कि वुड का डिस्पैच भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेजों ने 1854 ईस्वी में वुड के डिस्पैच को जारी किया। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 ईस्वी में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो भगवान दास वह व्यक्ति थे जो शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 ईस्वी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। और काशी विद्यापीठ कहाँ पे है? तो बनारसी में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में मुहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो मुहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, सर सैयद अहमद खान ने, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया था? तो विलियम हंटर कमेटी का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा की वकालत राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई? तो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1884 ईस्वी में डेक्कन में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी को 1835 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम बनाया। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत में सबसे पहला अखबार शुरू किया था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो अरस्काइन पेरी द्वारा 1878 ईस्वी में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर वर्नाकुलर की बात करें तो वर्नाकुलर का अर्थ सामान्यतः होता है देसी भाषा। अगला प्रश्न है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले ने ही भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। फिल्टरेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर बात करें फिल्टरेशन सिद्धांत की तो चलिए इसको जान ही लेते हैं। यहाँ पे फिल्टरेशन सिद्धांत यह कहता है कि अगर हम उच्च वर्ण को कोई भी शिक्षा देंगे तो वह धीरे धीरे छन के उससे निम्न वर्ण तक पहुँच जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम केवल अमीरों को अगर अंग्रेजी सिखाते हैं
तो धीरे धीरे उससे कम गरीब, फिर उसके बाद कम गरीब, और धीरे धीरे सारी जनता में अंग्रेजी फैल जाएगी। इसको ही फिल्टरेशन थ्योरी कहा जाता है। हालांकि इन सब की विस्तृत चर्चा हम अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के विस्तृत वीडियो श्रृंखला में करेंगे। फिलहाल में अभी हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें इन तमाम पहलुओं की चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। कब स्थापना हुई थी? 1784 ईस्वी में। काफी बार हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की गई थी, किसके द्वारा? तो भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रबल रूप से वकालत की गई थी। उनका कहना था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, किसके विकास पर? तो हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। या फिर इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित था? तो हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग संबंधित था, किससे था? तो सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन है? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, कहाँ पे किया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, और किसके द्वारा की गई थी? सर वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो भारत में जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे वे सब इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे बनाए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो कि 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, यह कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी, किसके द्वारा? तो भारत में सर्वप्रथम सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना थोंडो केशव कर्वे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1791 ईस्वी में बनारस में सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वह फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र भेजा गया था, कब भेजा गया था? तो शिक्षा पर वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, द डेक्कन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा द डेक्कन सभा की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया कि विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अब ये किस लिए किया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। यह हमारा वीडियो इसलिए है ताकि आप एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन कर सके, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सीरीज से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी? तो लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1896 ईस्वी में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विवाह गृह की स्थापना किसने की थी? तो पूना में हिंदू विवाह गृह की स्थापना थोंडो केशव कर्वे ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे, कौन? तो लॉर्ड मैकाले जो थे वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हाटोंग कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हाटोंग कमेटी का संबंध शिक्षा से था। अब हम भारत में समाचार पत्रों के विकास के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। हमारा प्रश्न है, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किए गए थे, कब पारित किए गए थे? तो आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम
1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पारित किया गया था। वहीं प्रेस के मुक्तिदाता की बात करें तो वह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, कौन था? तो हिकीज बंगाल गजट या फिर द बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी? तो द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक सुब्रमण्यम अय्यर थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड जो है वह भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी? तो 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। अब हम 1885 ईस्वी से पूर्व संस्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे। 1885 ईस्वी मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे पहले कितनी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी, उनसे संबंधित तथ्यों को जानेंगे। प्रश्न है, 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो यह कार्य दादा भाई नौरोजी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1876 ईस्वी में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हमारा प्रश्न है, 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना की थी, किसने की थी? तो 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में गठन किया था, किसका गठन किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसको अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे। भारतीय दर्शन के किस दर्शन में विश्वास करते थे? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयायी जो थे भारत के सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, बंगाल एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। कई बार पढ़ा है हम लोगों ने। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो वह संगठन था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और जब कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई तब इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता जो थे वह बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो सैयद अहमद खान के साथ राजा शिव प्रसाद ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया था। ये शिव प्रसाद जो थे वो बनारस के थे। अगला प्रश्न है, 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, कौन थे?
वे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना की? तो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब इस प्रश्न में हम कुछ प्रमुख संगठनों और उनके स्थापना के वर्षों के बारे में जानेंगे। पहला है अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में। वहीं द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों, साथ ही साथ उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था? तो वह लाहौर अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वहीं कहा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे, कौन हुए थे? वे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो हसरत मोहानी जो थे वह पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 ईस्वी में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने किस जगह पर मुलाकात की थी? तो वह मुलाकात बॉम्बे में की गई थी और बॉम्बे में ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? अभी ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वह 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वह हुआ था हरिपुरा में। अगला प्रश्न है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे। इसने कब भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? तो इन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। हालांकि अगर भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात की जाए तो यह 1884 होगा। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी, जो कि बंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में से किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद की अध्यक्षता की थी, जो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम या उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1885 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी तक के काल को उदारवादी चरण या फिर मध्यमवादी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के 1911 कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था? अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? किसको किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने कि इसका आयोजन बम्बई शहर में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की बात करें तो वह थी सरोजिनी नायडू। अगर केवल पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वह थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, वह था कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो गांधी जी द्वारा जो उम्मीदवार खड़ा किया गया था वह थे पट्टाभी सीतारामैया, जिसको कि हराकर सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वराज या फिर ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 ईस्वी में कहां पर पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था? तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह था फैजपुर का अधिवेशन और वह 1937 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? किसने नहीं की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी। अगला प्रश्न है, वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, वह नेता कौन था? वह नेता थे SR जयकर, जिनके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो थे वह 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी या फिर चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों ने किसके लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया? तो वह था मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी के किनारे पर आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ था, वह कब हुआ था? वह हुआ था 1907। 1907 में कांग्रेस नरम दल और
गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने नहीं की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इसके साथ साथ अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि भीमराव अंबेडकर ने भी कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन इस नाम से अभिव्यक्ति की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है यह कथन किसने कहा था कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? तो यह बात लॉर्ड डफरिन ने कहा था और उसी के समय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और वहीं पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? वह थे राजेंद्र प्रसाद। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कि 1939 ईस्वी में हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो वह मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद जो थे वह लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। इसके साथ साथ सबसे कम उम्र में अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले व्यक्ति भी अबुल कलाम आजाद ही थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसने उड़ाया था? अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न है वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी, किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति का घोषणा किया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था? वो थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था, सबसे पहले स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने आखिरी बार भाग लिया था, क्योंकि इसके बाद 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? यह कथन गांधी जी ने कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कहा था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को अस्वीकार कर दिया था? तो कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था, 1935 को अस्वीकार कर दिया था। इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी मैं इसकी सहायता करूं। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है 1938 ईस्वी के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? और यही बात करें सबसे पहले यूरोपीय अध्यक्ष की, तो वो थे जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस के 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 के मेरठ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। और जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो मदन मोहन मालवीय कुल 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कब कब? एक बार 1909 ईस्वी में और एक बार 1918 ईस्वी में। याद करने का आसान तरीका, एक बार याद कर लीजिए कि 1909 में और इसका दोगुना कर दीजिए 9 का 18, 1909 और 1918। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति कब बनी? तो वो बनी थी लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी? तो यह उद्घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पारसी थे। वहीं बात करें अगर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की, तो वो थे WC बनर्जी। और कांग्रेस के महासचिव की बात करें तो वो थे A.O. ह्यूम। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सितंबर 1923 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जो कि 35 वर्ष की आयु में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसको अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो 1931 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरंगा झंडा अपनाया गया था, उसके केंद्र में एक चरखा रखा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी। कई बार हम लोगों ने इसे पढ़ा है। अगला प्रश्न है, सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई थी, जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ था। वह अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत के 1907 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक था नरम दल और एक था गरम दल। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो त्रिपुरी संकट का मतलब है कि जब सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1939 ईस्वी में चुने गए थे, तो उस समय जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने संपूर्ण वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में अध्यक्ष चुनने के बाद भी कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, किसको दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगर हम कुछ प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशनों के अध्यक्षों की बात करें, तो अगर बात करें मद्रास अधिवेशन की, तो उसके अध्यक्ष थे MN अंसारी। और बात करें नासिक के कांग्रेस के अधिवेशन की, तो इसके थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऐसे प्रश्न आपको मिलान में पूछे जा सकते हैं। 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे और इधर स्थल या फिर इधर अध्यक्ष के नाम दे दिए जाएंगे और इधर अधिवेशन का नाम दे दिया जाएगा, और मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। इस वजह से ऐसे तथ्यों को भी याद रखना जरूरी है।
अब चलिए कांग्रेस की स्थापना के बाद हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण की बात करते हैं, जो कि 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक चला था। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 ईस्वी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 ईस्वी के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया के मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या था? तो वह था रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी ही वो प्रथम मुस्लिम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। अगला प्रश्न है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नेतृत्व में किस सत्र में चरमपंथियों या फिर गर्मपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो वह था सूरत का अधिवेशन 1907, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यही बात करें दूसरे अध्यक्ष की, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष भी थे। वहीं बात किया जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे WC बनर्जी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। किसने नहीं किया था? वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसके साथ साथ BR अम्बेडकर या फिर भीमराव अम्बेडकर ने भी कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है? तो यह कथन असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह कोई सैनिक कार्रवाई नहीं थी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। और वे कहाँ की गई थी? वह पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। इस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इससे संबंधित तथ्यों की चर्चा करते हैं। हमारा प्रश्न है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा को लाल, हरा और पीले के रूप में डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अभान सोनार बंगला या फिर अमार सोनार बंगला गीत किसने लिखा था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान अभान सोनार बंगला नामक गीत लिखा था, जो कि तत्कालीन समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का आदेश दिया गया था। बंगाल को उसके बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है किसको? तो बंगाल को विभाजित करने के निर्णय को ही स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल के विभाजन में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, वह किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सिर्फ भारत में निर्मित सामानों और कपड़ों का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो वह की थी कलकत्ता अधिवेशन 1924 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में भारत का पहला विभाजन बंगाल विभाजन के रूप में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ये जितने भी डेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वर्तमान परीक्षा के परिदृश्य को देखा जाए तो इस समय डेट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो प्रत्येक डेट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जितने भी डेट्स सम्मिलित किए गए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो वह लॉर्ड कर्जन ने दिया था। प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 ईस्वी में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन कौन था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन, जो कि लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। इसमें लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? वह था स्वदेशी आंदोलन। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में यह निर्णय लिया गया था कि हम खुद के देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ कपड़ा को विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड से कपड़ा बन के फैक्ट्रियों से भारत में आता था, तो कपड़े उत्पादन के लिए कपास की उत्पादन जरूरी है। इस वजह से उस समय कपास उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में रंग थे कौन कौन से? लाल, हरा और पीला। इसको अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो लेक्चर क्विक रिवीजन के लिए है। इसी वजह से मैं किसी भी बिंदु को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपने आप को रोक पा रहा हूँ डिस्क्राइब करने से, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हर पॉइंट पर सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ आपको बताता चलूँ। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए, यह क्विक रिवीजन है, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जब हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास की वीडियो लेक्चर को शुरू करेंगे तो वहाँ पे हर पहलू की चर्चा की जाएगी, इसलिए ज़रूरत है केवल धैर्य बनाए रखने की। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की गई थी, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत कब बना? तो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे? तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन भारत में स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, यह किसने कहा था? तो यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? वह था सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी के समर्थक कौन थे? वह थे दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया गया था किसके द्वारा? तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। चलिए इसके बारे में बताते हैं। कृष्ण कुमार मित्र ने एक संजीवनी नामक पत्रिका निकाली थी और इसी संजीवनी नामक पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले बहिष्कार की रूपरेखा दी थी। इसको ध्यान रखेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ, उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था किसके द्वारा? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वह किया था चिदम्बरम पिल्लै ने। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोगों को मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है ऐसे पॉइंट्स देके। अगला प्रश्न है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कथन किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। इसके ऊपर हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के कथन के बारे में कहा था, जिन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी निष्ठुर बर्बादी है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या घटित हुआ? तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल प्रांत का निर्माण हुआ।
अगला प्रश्न है, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो वह की थी 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन से पूर्व घटित थी? वो थी चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। यह घटना बंगाल विभाजन से पहले घटी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया? तो बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया और हमने देखा था किस प्रकार 3 रंगों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया था? वह थे अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज कैसे चेंज किया है एग्जामिनर ने, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। इसी वजह से मैंने एक ही प्रश्न को कई तरीके से इसमें शामिल किया है, ताकि आप लोगों की ये अवधारणा भी विकसित हो कि प्रश्नों को परिवर्तित करने से भी आंसर सेम ही रहता है। आवश्यकता बस इसकी है कि आप उसको समझ लें। इसी वजह से मैंने कई वेरिएशन वाले क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? कौन था? लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? वह किया था 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन में लाल बाल पाल नाम जो है उससे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन से थे और किस स्थान से संबंधित थे? तो मैंने बताया था कि बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल और लाल का मतलब क्या था? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे, वहीं विपिन चंद्र पाल की बात करें तो वह बंगाल से संबंधित थे और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो वह महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस सबसे पहले 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई थी। अगला प्रश्न है, चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक कौन थे? वह थे भगत सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था वह थे खुदीराम बोस। इसको इस वजह से शामिल किया गया है क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सम्मिलित नहीं था पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो अंबिका चक्रवर्ती जो थे वह नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ादी नहीं कराना है अपितु जमींदारों व पूंजीपतियों से भी आज़ाद कराना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भगत सिंह का है। भगत सिंह ने कहा था कि किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीरों यानी कि अंग्रेजों से ही आज़ाद नहीं कराना है, बल्कि यहाँ के जो जमींदार और पूंजीवादी हैं उनसे भी इनको आज़ाद कराना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? कहाँ किया गया था? तो 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था वह कौन थी? वह थी कल्पना दत्त। कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? कौन था? तो काकोरी कांड में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस की गिरफ्तारी से बच निकला वह कौन थे? वह थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से बच निकले थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था? कहाँ किया गया था? वह कानपुर में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है और इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी वह था गोरखपुर कारागार। प्रश्न है, वे क्रांतिकारी जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली वह कौन थे? वह थे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ये दोनों क्रांतिकारियों ने लंदन में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो ऐसे मुस्लिम जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी की सजा पाई थी उस रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खान। अगला प्रश्न है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या फिर डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर जो कि कुलाधिपति थे
उस पर गोली चलाई थी, वह कौन थी? वह थी बीना दास। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैजिनी को माना था। अगला प्रश्न है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, वह कौन थे? वह थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी की तलवार विचारों से उभरते हुए पत्थर पर तेजी से की जाती है, यह कथन भगत सिंह द्वारा कहा गया था। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांतिकारी की तलवार विचारों के उभरते हुए पत्थर पर तेज की जाती है। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई किसको किसको? तो लाहौर षड्यंत्र के बाद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा हुई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो वह लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उदारवादियों का नेतृत्व किया था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर सेवा भी की और साथ ही साथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। वह महान व्यक्ति कौन थे? वह महान व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब हम कुछ प्रमुख घटनाओं को और वे घटनाएं किस वर्ष घटित हुई थी उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अगला है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? वह हुआ था 1929 ईस्वी में। फिर चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। मैं फिर से बता दूं कि इन सबका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे अपने डिटेल वीडियो लेक्चर में, तो आप लोग परेशान ना हो। अब हम मुस्लिम लीग के गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कई बार परीक्षा में मुस्लिम लीग के संस्थापकों के बारे में पूछता है, तो आज से आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अगर मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों की बात की जाए, तो अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे और ऑप्शन में ये तीनों नाम दिए हों, तो हम ऑप्शन में सबसे पहले सलीमुल्लाह खान को टिक करेंगे। अगर सलीमुल्लाह खान का नाम नहीं दिया है तो हम आगा खान को टिक करेंगे। अगर इनका भी नाम नहीं दिया है तो हम मोहसिन उल मुल्क को टिक करेंगे। तो वरीयता क्रम क्या होगा? सबसे पहले सलीमुल्लाह खान, उसके बाद आगा खान और लास्ट में मोहसिन उल मुल्क। आशा है आप लोगों को अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हमारा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी को शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे किसने मनाया था? तो यह मुस्लिम लीग ने मनाया था। अगला प्रश्न है, सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अंगीकृत किया, कब किया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को 1940 ईस्वी में अंगीकृत किया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का नाम गढ़ा गया था, कब गढ़ा गया था? तो वर्ष 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ढाका शहर में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? अभी हमने पढ़ा 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह पंजाबी मुसलमान जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा, वह कौन था? वह था चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? वह नारा था बांटो और छोड़ो का नारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? तो वह नारा था बांटो और छोड़ो का नारा। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था किसने? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था।
अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय कब लिया? तो 13 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। अब हम दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन के निस्तारण, मतलब बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया जाना, इसके बारे में जो संबंधित प्रश्न बनेंगे उनके बारे में देखेंगे। प्रश्न है, अंग्रेजों ने कब ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वह था 1848 ईस्वी। 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने ओडिशा के खोंडों के साथ शांतिपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था कब? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। अगला प्रश्न है, 1855 से 56 ईस्वी में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वह किया था सिद्ध और कान्हू ने। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई? तो जब बंगाल विभाजन हुआ और उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमारा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है? तो अगर बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण यह दिया था कि हमें प्रशासनिक कठिनाई हो रही है क्योंकि बंगाल प्रांत काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन उसका वास्तविक कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। कहने का मतलब है वह बंगाल में पनपते हुए राष्ट्रवाद को खत्म कर देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक बन गया क्या? चरखा उस समय का प्रतीक बन गया था। अगला प्रश्न है, विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इनमें से अन्य 2 थे, कौन थे? पहला था बाल गंगाधर तिलक और दूसरे थे लाला लाजपत राय, और तीसरा तो बताया ही, और तीसरा विपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा? वह वर्ष था 1911। अगला प्रश्न है, कहाँ किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया? यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। तो वह था दिल्ली में दिल्ली दरबार के दौरान। अगला प्रश्न है, तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी कब घोषित की? वह घोषित की 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 ईस्वी में। हालांकि घोषणा 1911 ईस्वी में हुई, लेकिन 1912 ईस्वी में दिल्ली पूर्ण रूप से राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, भारत का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 ईस्वी में। भारत का एकीकरण 1912 ईस्वी में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 ईस्वी में किसका निर्माण किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 ईस्वी में किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई कब? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट होगा, यहाँ पे सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? वह थी जानकी बाई। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था? तो वह था 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय। अब हम लखनऊ समझौते के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, वह अधिवेशन था लखनऊ का अधिवेशन 1916 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। साथ ही साथ यह कथन भी देकर पूछा जा सकता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था, किसने कराया था? वो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट थी और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक भी थे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, कहाँ पे? लखनऊ में, क्योंकि इन दोनों के बीच समझौता हो गया था, इसलिए इन्होंने एक साथ लखनऊ में अपना अधिवेशन किया। अब हम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे, कौन? एनी बेसेंट।
हमारा प्रश्न है, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी तिलक और किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन की संस्थापिका कौन थी? वह थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो वह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक के रूप में होम रूल लीग काम करती थी। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? 1905 ईस्वी में। और कब हुई थी यह, और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। इस प्रकार इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो होम रूल लीग आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था कब? तो होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण दिया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कब आया? जब कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद हुआ, तब नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा था? वह था होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? लोकमान्य तिलक को। और उनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वे थे वैलेंटाइन सिरोल। इस वीडियो लेक्चर का हमारा आखिरी प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता या फिर भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? वह थे वैलेंटाइन सिरोल। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेशन, जिसमें हम लोगों ने कुल 419 वन लीनियर क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित थे और साथ ही साथ किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी गए थे। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे के घटनाक्रमों को तथ्यवार देखेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।